हेलो एवरीवन, आई होप ईच वन ऑफ यू इज़ कीपिंग सेफ। सो आज लाइट चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट करना है। ठीक है, बहुत डिले हो गई है वीडियोस, बट फाइनली लाइट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। अब जब स्टार्ट होगा तो होपफुली सही सही टाइम पे एंड भी हो जाएगा। ठीक है, बस आप लोगों का साथ चाहिए मुझे। अगर वीडियो पसंद आए यू कैन लाइक द वीडियो, ताकि मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिले और मैं वीडियोस फटाफट बनाऊं। ठीक है, तो लाइट चैप्टर क्या है, हमने पहले 8th का लाइट रिवाइज करना है ना। 8th में जो जो लाइट के बारे में पढ़ा है वो रिवाइज करवाऊंगी। ठीक है, ताकि आपके पुराने कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज हों। फिर उसके बाद धीरे धीरे 10th का हम लाइट देखेंगे। लाइट में फिर उसके बाद मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे, देन मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, देन लेंसेज, रिफ्रैक्शन, फाइनली ये सब चलेगा हमारे चैप्टर में। स्टार्ट कर रही हूँ मैं लाइट चैप्टर। लाइट होता क्या है पहले वो समझ लेते हैं। ठीक है, लाइट क्या है बेसिकली? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। जैसे अलग अलग एनर्जीज होती हैं, केमिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एक एनर्जी लाइट एनर्जी भी होती है ना। तो इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और क्या पता है हमें लाइट के बारे में? देखो, आपको ये पता है कि जो लाइट है इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल। कोई मीडियम नहीं चाहिए होता। जैसे कि साउंड को मीडियम चाहिए होता है, लाइट को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए होता। ठीक है, और क्या पता है हमें लाइट के बारे में? हमें ये पता है कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतनी चीज़ें हमें 8th तक की लाइट चैप्टर में हमने सीखा था, है ना। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट डज नॉट नीड अ मीडियम टू ट्रैवल। लाइट इज जनरली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमने और क्या पढ़ा था। हमने रिफ्लेक्शन जैसा कुछ पढ़ा था। तो हमने क्या पढ़ा था? हमने रिफ्लेक्शन देखा था कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो हमने कहा था रिफ्लेक्शन के बारे में 8th क्लास में कि रिफ्लेक्शन क्या होता है जब एक लाइट की रे हो। ठीक है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट, ठीक है, यहाँ से एक लाइट की रे आ रही है, ये एक स्ट्राइक करती है एक सरफेस पे, एक शाइनी सा सरफेस है। जैसे ही उस पर स्ट्राइक करती है ये रे क्या करती है? रिफ्लेक्ट करती है ना। और मैं बोलती हूँ कि ये जो रे आ रही है ये इंसिडेंट रे है, और ये जो जा रही है ये रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, तो ये हुआ इंसिडेंट रे, ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो मैं बोलती हूँ रेज जनरली रिफ्लेक्ट करती है जब वो कोई सी स्मूथ सरफेस पे टकराती हैं। ठीक है, तो और क्या होता है? इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक एंगल बनता है। सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं 8th क्लास में, बस रिवाइज हो रहे हैं। ठीक है ना। एंड जो बीच में एक लाइन बनती है सीधी सी, दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल। वो लाइन इसके परपेंडिकुलर होती है। ठीक है ना। और क्या कहती हूँ मैं? इससे आते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। याद करो, हमने 8th क्लास में एक और चीज़ पढ़ी थी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, 5 और मिनट लूंगी ये फटाफट रिवाइज करने में। अगर आपको ये सब आता है आप वीडियो फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन 2 होते हैं। फर्स्ट लॉ कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो एंगल है इंसिडेंस, मतलब ये जो इंसिडेंट रे आ रही है ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है वो वाला एंगल, और जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो हमारा रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ कहता है इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और एक और लॉ होता है रिफ्लेक्शन का जो कहता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो फर्स्ट लॉ क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और दूसरा लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, अब मैं लिख नहीं रही पूरा, इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सो ये 2 लॉज हैं जो हमने अगेन 8th क्लास में पढ़े थे लाइट के बारे में। ठीक है, और क्या पढ़ा था? कुछ मिरर्स के बारे में याद आ रहा है? हमने देखा था कि एक प्लेन मिरर होता है। ठीक है, तो हम पहले प्लेन मिरर के बारे में ही बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने वो स्टडी किया था 8th क्लास में प्लेन मिरर की। सोचो प्लेन मिरर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। व्हाट आर द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ अ प्लेन मिरर? तो कुछ याद आ रहा होगा कि एक इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर कैसे होती है। यहाँ अगर मैं पूरा लिख दूँ, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो कैसे इमेज फॉर्म होती है? तो फर्स्ट इज सेम साइज की होती है। ठीक है, अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे एक इंसान खड़ा हुआ है, उसके सामने एक मिरर है, प्लेन मिरर है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो जितना यहाँ पे जितना उसका साइज है, अगर उसकी हाइट लेट सपोज मैं बोल दूँ 5.5 फीट है, तो उस तरफ भी उसकी हाइट 5.5 ही दिखेगी। ठीक है, मतलब सेम साइज का ऑब्जेक्ट मिरर में दिखेगा। नेक्स्ट क्या है? सेम डिस्टेंस पे होगा। सेम डिस्टेंस का मतलब हो गया कि अगर ये
जो इंसान है ये 1 मीटर दूर खड़ा है, 1 मीटर दूर खड़ा है, तो यहाँ भी जो इसकी इमेज दिखेगी वो भी 1 मीटर दूर होएगी, ठीक है। और क्या होता है इसके अलावा, और कैरेक्टरिस्टिक्स होती है लेटरली इन्वर्टेड। सोचो ये क्या होता है, एक बार पॉज करो, सोचो लेटरली इन्वर्टेड पढ़ा था, ये क्या होता है लेटरल इन्वर्जन। इसका मतलब होता है लेफ्ट अपीयर्स राइट एंड राइट अपीयर्स लेफ्ट। जैसे कि एक सिंपल सी एग्जांपल दूं कि मैं यहाँ आपको पढ़ा रही हूँ, मैंने यहाँ पे अपना लेफ्ट हैंड रेज किया है, बट वहाँ आपको क्या दिख रहा होगा, ये राइट हैंड है, ठीक है। तो मतलब क्या है, मिरर में भी ऐसा होता है, लेफ्ट वाली साइड राइट दिख रही होती है, राइट वाली साइड लेफ्ट दिख रही होती है, दैट इज लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इमेज फॉर्म्ड वुड बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। सोचो ये क्या पढ़ा था, वर्चुअल एंड इरेक्ट का मतलब क्या होता है, वर्चुअल का मतलब होता है कि इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, ठीक है, दैट इज अ वर्चुअल इमेज। अगर कोई इमेज आपको स्क्रीन पे मिल जाए तो उसको हम बोलते हैं रियल इमेज है। जैसे स्क्रीन मतलब कोई भी वाइट सरफेस है ना, तो उस पर इमेज बनती हुई दिख जाए तो मतलब वो क्या है, हमारी रियल इमेज है। लेकिन जो वर्चुअल इमेज होती है दैट इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, तो जो इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर होती है दैट इज वर्चुअल इन नेचर। और इरेक्ट होती है, इरेक्ट का मतलब हो गया सीधी होती है, ठीक है। और एक तो वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट वर्ड आता है, और अगर यहाँ रियल लिखते हैं तो रियल के साथ हमेशा वर्ड आता है इन्वर्टेड, उल्टी, ठीक है। तो हमेशा वर्ड्स ही कॉम्बिनेशन में आते हैं, रियल, वर्चुअल एंड इरेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर की ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, सेम साइज सेम डिस्टेंस, लेटरल इन्वर्जन एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। अब एक बात याद करो, प्लेन मिरर के अलावा क्या क्या मिरर्स होते हैं, ठीक है। प्लेन मिरर के अलावा दो और मिरर्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं क्या, कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव मिरर। तो हम ये दोनों मिरर्स के बारे में देखते हैं, ठीक है, जो जिनको हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर्स दो तरह के होते हैं, ठीक है। स्फेरिकल मिरर्स किन किन तरह के होते हैं, या तो हमारा मिरर कन्वेक्स हो सकता है या तो मिरर कनकेव हो सकता है। अगेन ये सारा पुराना कॉन्सेप्ट ही चल रहा है। तो अब क्या है, दो तरह के मिरर्स पॉसिबल है, कन्वेक्स एंड कनकेव। कनकेव मिरर क्या होगा पहले वो देख लेते हैं। देखो भाई, ये मेरा हाथ है, ठीक है। जो शेर की गुफा होती है कभी देखी है, केव जिसे आप बोलते हैं, केव ऑफ अ लायन, वो क्या होता है, उसका ऐसे कुछ होता है स्ट्रक्चर, यानी मुंह खुला होता है। तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर जिसका मुंह खुला हो तो इसको हम बोलेंगे, ऐसा मिरर कहलाएगा हमारा कनकेव मिरर, ठीक है, इस तरह से। और मैंने क्या किया, ये हो गया हमारा पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है, दिस वुड बी कॉल्ड एज कनकेव मिरर। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसी का ऑपोजिट बना रही हूँ कि ये जो शेर की गुफा है ये खुली नहीं हुई, ये बंद है, ठीक है। मेरी तरफ मत देखना, उस साइड, हमेशा एक ही साइड पे देखो। अब ये बंद है, इधर से क्या दिख रही है, बंद दिख रही है। तो एक तरीका हो गया भाई याद करने का, ठीक है, मैंने ऐसे याद किया हुआ, आपके और भी कुछ तरीके हो सकते हैं। कन्वेक्स मिरर क्या होगा, ऐसे करके कुछ हो, ठीक है, तो ये ऐसा, और यहाँ पे क्या होगा, मैं अगेन यहाँ पे एक शेडेड सरफेस दिखा रही हूँ, ठीक है। तो ऐसा मिरर क्या कहलाएगा, कन्वेक्स मिरर। अब ये एक तरीके से अगर आपको याद हो जाए ना, तो बाकी और भी तरीके होते हैं कन्वेक्स और कनकेव मिरर को बनाने के, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे कई बच्चों को इसमें दिक्कत आती है कि कनकेव मिरर क्या है और कन्वेक्स क्या है। कईयों ने सी की फॉर्म में याद किया होता है, जो सी खुला हुआ है तो कनकेव मिरर है, और सी बंद है तो हमारा कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। अब ये जो कनकेव और कन्वेक्स मिरर है दैट इज नथिंग बट टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। जैसे कि अब ये क्या है, ये इस तरफ से पॉलिश्ड है तो मैंने बोल दिया ये कन्वेक्स मिरर है। अभी मैं क्या करूँ, सेम मिरर बनाती हूँ, लेकिन इस बार इस तरह से पॉलिश कर देती हूँ। देखो एग्जैक्टली सेम मिरर बनाया मैंने, लेकिन मैंने इस तरफ से पॉलिश कर दिया। तो ये क्या बोलूँगी, अब ये कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है कुछ। तो अभी कौन सा मिरर हो गया, ये हो गया हमारा कनकेव मिरर, ठीक है। समझने वाली बात है। देखो अब इसका मुंह खुला हुआ है ना, ध्यान से देखो, ठीक है। ये मत देखो कि ये ऐसा है ये वैसा है, बस ये देखो मुंह खुला हुआ है, मतलब कौन सा मिरर होगा, कनकेव मिरर। नहीं तो जो ऑपोजिट होगा वो क्या होगा, हमारा कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो इस तरह कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। सो अब हम कुछ की डेफिनेशंस देखते हैं जो स्फेरिकल मिरर्स में अक्सर यूज होती हैं। फर्स्ट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक कनकेव मिरर बनाया है, ऐसे ही आप कन्वेक्स मिरर बना के वैसे ये सब चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है। एक मिरर बता रही हूँ, दूसरे का आप अपने आप कर सकते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ द हॉलो स्फेयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट ऑफ। देखो स्फेरिकल मिरर है, इसका मतलब है ये स्फीयर से बना है, मतलब सर्कल से बना है। तो ये क्या है, ये एक स्फीयर होगा बहुत बड़ा सा, ठीक है। अभी यहाँ पूरा बन नहीं पाएगा,
ठीक है। उसका एक छोटा सा कट ले लिया हमने, उसको यहाँ से थोड़ा सा काट दिया और इसका हमने एक कनकेव मिरर बना लिया, ठीक है। तो ये किसी स्फीयर का पार्ट होगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, ये जो एक स्फीयर या एक सर्कल है उसका कुछ सेंटर होगा ना कुछ तो सेंटर होगा, ठीक है। तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, इस जो सर्कल है उसका जो सेंटर है यानी उसका जो रेडियस वाला रीजन होता है वो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं ऑफ दिस स्फेरिकल मिरर। ये हमारा कनकेव मिरर है, ठीक है। कन्वेक्स में भी ऐसे ही होगा। अब देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने समझ लिया। पोल क्या है, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। अब मैं ये हटा रही हूँ। पोल क्या है हमारा, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, मतलब ये मिरर है इसमें कहीं ना कोई मिड पॉइंट होगा, है ना, कोई बीच का पॉइंट होगा, उसको मैंने बोल दिया पोल, ठीक है। पोल समझ आया, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, लाइन जॉइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन ज्वाइन कर रही हूँ, पोल और सेंटर कर्वेचर से। इस लाइन को मैंने बोला कि ये हमारी क्या है, दिस इज अ प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो लाइन ड्रॉ करी वो प्रिंसिपल एक्सिस थी, ठीक है। अपर्चर क्या है, साइज ऑफ मिरर, मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मिरर कितना बड़ा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हो गया इसका अपर्चर। और हमेशा ना मिरर्स का अपर्चर, चाहे वो हमारा कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स, हम अपर्चर्स बहुत ज़्यादा नहीं लेते। हमेशा आपने ध्यान दिया होगा हम अपर्चर्स बहुत छोटे लेते हैं, ठीक है। इतना ले लिया, कर्व मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लिया। ऐसे करेंगे ना तो आंसर्स हमारे गलत आएंगे। प्लीज़ कनकेव और कन्वेक्स मिरर्स को ऐसे नहीं बनाना, इतना कर्व नहीं देना, छोटा सा कर्व देना है, यानी अपर्चर कम रखना है, ठीक है। अपर्चर समझ आए, ये डिस्टेंस कितना है, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस जिसे आप छोड़ो सर्कल की कॉर्ड बोलते हो, बट मुझे नहीं पता वो कॉर्ड वाली चीज़ कितनी याद है आपको, ठीक है। ऐसे समझ लो कि ये डिस्टेंस जो है दैट इज अपर्चर। नेक्स्ट इज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है, पहले फोकस समझ लेते हैं। तो क्या है, एक पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो मिड पॉइंट होता है उसको बोलते हैं फोकस। जो सारी रेस पैरेलल आती हैं, ऑल रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट एट फोकस। ये बात फिक्स होती है हमेशा, सारी रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट एट फोकस। अभी हम आगे समझेंगे ये वाले सारी चीज़ें। नेक्स्ट इज फोकल लेंथ क्या है। तो फोकल लेंथ क्या हुई, सारी डिस्टेंसेस ना हम पोल से देखते हैं, याद रखना सारे डिस्टेंसेस हम पोल से मेजर करते हैं। तो पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है, यहाँ और यहाँ पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस, P और F के बीच का डिस्टेंस, ये कहलाएगा हमारी फोकल लेंथ, स्मॉल f से रिप्रेजेंट करेंगे। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा इसे हम बोलेंगे रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और आपको दिख रहा होगा कि जो फोकस है वो मिड पॉइंट है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट है। मतलब मैं ये बोल दूं कि एक इसका जो रेडियस होगा तो रेडियस वुड कम आउट टू बी 2f। ये मिड पॉइंट है तो ये भी f हुआ, ये भी f हुआ, तो ये वाला टोटल डिस्टेंस क्या होगा 2f, ठीक है। तो हमेशा r इक्वल टू 2f होता है, चाहे वो कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो, r इक्वल टू 2f, रेडियस इक्वल टू ट्वाइस इंटू फोकल लेंथ, ठीक है। तो ये सारे कॉमन टर्मिनोलॉजीज थे। अब हम कुछ रे डायग्राम्स के बारे में समझेंगे। सो नेक्स्ट हम क्या समझेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। क्या है कि हमेशा हम आगे कुछ स्फेरिकल मिरर्स में यानी अलग से कनकेव और कन्वेक्स मिरर के बारे में भी रे डायग्राम्स पढ़ेंगे, बट इतना समझ लो कि कहीं भी एक इमेज को बनने के लिए मिनिमम 2 रेस का मीट होना ज़रूरी होता है, ठीक है। जब भी मिनिमम 2 रेज मिलती हैं उस पॉइंट पे इमेज फॉर्म होती है, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। अब मैं समझाऊंगी कि कैसे कैसे रेज मिलती हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट रूल क्या होता है कि अगर एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, अब हमने समझ लिया प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, तो एक रे जा रही है जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा कनकेव मिरर है, ठीक है। जैसे ही टकराई यानी आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस। रूल है ये भाई कि एक रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, रिफ्लेक्शन के बाद इट विल पास थ्रू फोकस। और ऐसे ही कन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा, अगर एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, अब देखो इसका फोकस तरफ है, ठीक है, तो इधर फोकस पे तो पास नहीं कर सकती,
लेकिन इट विल अपीयर टू पास थ्रू फोकस। अब मिरर के अंदर थोड़ा ना घुसेगी, ठीक है, इधर हमारा पॉलिश सरफेस है, तो इट विल अपीयर टू पास थ्रू फोकस, मतलब जाएगी किधर, इस तरफ। लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को, इसी एरो को बैकवर्ड एक्सटेंड कर दूं, ठीक है, डॉट डॉट लाइन से, तो ये कहाँ पे मिल रही है, फोकस पे। तो पहला रूल समझ आया कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो कनकेव मिरर के केस में तो फोकस पे ही जाके रिफ्लेक्टेड रे बनेगी, और कन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट विल अपीयर टू पास थ्रू फोकस। फोकस पे नहीं जाएगी क्योंकि ये मिरर के अंदर हो जाएगा, हमें मिरर के अंदर रेज नहीं लेकर जानी है, रेज हमेशा मिरर के बाहर होएंगी, ठीक है। तो इट विल अपीयर टू पास थ्रू फोकस, ये हमारा फर्स्ट रूल है। सेकेंड रूल दूसरे पेन से शो करती हूँ। अब इसी में दूसरा रूल शो कर रही हूँ, एनसीईआरटी में नेक्स्ट डायग्राम में दिया हुआ है। अब क्या है, उल्टा केस, इसको हटा देते हैं ज़रा, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, इस रे को भी हटा देते हैं। सेकेंड रूल हमारा कहता है ऑपोजिट ऑफ इट, कि अगर एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस से होते हुए जा रही है, ठीक है, इफ अ रे इज पासिंग थ्रू द फोकस, नॉट प्रिंसिपल एक्सिस नहीं, फोकस, इफ अ रे इज पासिंग थ्रू द फोकस, ठीक है, जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस थी तो इट पासेस थ्रू फोकस। अब जब पासिंग थ्रू फोकस होगा तो क्या होगा, इट विल गो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ऑपोजिट बात होगी ना, पैरेलल जा रही थी तो फोकस से पास हो रही थी, अब फोकस से पास हो रही है तो पैरेलल जा रही है। अब इस बार ये हमारी इंसिडेंट रे है और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, यानी अ रे ऑफ लाइट व्हेन इट गोज, ये रे कहाँ है, ये लाइट की रेज है, ठीक है, लाइट जो पास हो रही है उसकी अलग अलग रेज निकलती है, ये वाली रेज है, ठीक है, हवा से नहीं आ रही है, ये वो लाइट से आ रही है, ठीक है। तो एक रे जो फोकस से पास हो रही है, इट विल गो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें भी यही होगा, अ रे अपीयरिंग टू पास थ्रू फोकस, अगेन वो फोकस पे पास नहीं हो सकती, नहीं तो रे अंदर चली जाएगी, अंदर नहीं जा सकती, मिरर के अंदर रेज नहीं जा सकती। तो अरे जहाँ अरे अपीयरिंग टू पास थ्रू फोकस, जैसे हमारा यहाँ रिफ्लेक्शन करेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। थोड़ा पैरेलल दिखा देते हैं इसे, इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर दूर से डायग्राम ये टेढ़ा लग रहा हो तो सीधा कर लेना, ठीक है, इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दो रूल समझ आए, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड रूल पे। तो थर्ड रूल हमारा कहता है, इसे हटा देते हैं, नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ टेलीग्राम चैनल का। थर्ड चीज, अगर एक रे इस सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी क्या था हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो एक रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, इफ अ रे इज पासिंग, बाकी सब सही कर देते हैं, इफ अ रे इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इट विल बाउंस बैक, मतलब एक रे आ रही थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही थी, और जैसे ही पास हुई और ये रिफ्लेक्ट करी, रिफ्लेक्शन के बाद वापस ये इसी डायरेक्शन में जाएगी, मतलब इसी के ऊपर दूसरा रे दिखा रही हूँ, मतलब रिफ्लेक्टेड रे भी यही है, और वापस जो हमारी इंसिडेंट रे है वो भी यही है, और रिफ्लेक्टेड रे भी यही है, ठीक है। तो अ रे दैट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन विल बाउंस बैक, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं विल गो इन द सेम डायरेक्शन। यहाँ भी यही होगा, बट यहाँ देखो सी उस तरफ है, अब रे अंदर तो घुस नहीं सकती, तो मैं यहाँ बोलूँगी अ रे अपीयरिंग टू पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर विल बाउंस बैक, ठीक है, अपीयर कर रही है तो ये वापस इसी डायरेक्शन में जाएगी। ये हमारे 3 रूल्स हो गए। फोर्थ रूल एंड द फाइनल वन, वो क्या कहता है हमारा, वापस इसको हटा देते हैं, ठीक है। फोर्थ और फाइनल रूल क्या कहता है, अब नेक्स्ट टाइम जब हम रे डायग्राम समझेंगे तो ये रूल्स लर्न करके आना, नेक्स्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो पिछली वीडियोस देख लिया करो भाई, नई वीडियो स्टार्ट करने से पहले। तो मैंने बोला फोर्थ रूल क्या कहता है हमारा, कि एक रे अगर पोल से रिफ्लेक्ट हो रही है, ये चल नहीं रहा, थोड़ा सा डायग्राम गंदा हो गया, इरेज करके वापस से बनाते हैं। सो नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है कि एक रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस से टकराती है, ठीक है, इफ अ रे इज पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस इट विल रिफ्लेक्ट बैक सच दैट यहाँ पे ये एज नॉर्मल ट्रीट होगा और एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जैसे प्लेन मिरर में होता है वैसे होगा। तब जब एक रे आती है और ये पोल पे जाके टकराती है, ठीक है, पोल पे जाके टकराती है तो इट विल रिफ्लेक्ट बैक, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होगा, जैसे मिरर के केस में हमने देखा था। और यहाँ भी एग्जैक्टली सेम चीज़ होएगी, इसमें दोनों चीज़ें सेम है क्योंकि पोल तो बीच का पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ भी एग्जैक्टली ऐसे ही होगा, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो ये थे हमारे 4 रूल्स, ठीक है। यहाँ भी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा,
ठीक है, ये थे हमारे 4 रूल्स। इन्हीं रूल्स के बेसिस पे हम रे डायग्राम्स बनाएंगे कनकेव और कन्वेक्स मिरर के लिए इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर एवरीवन एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ठीक है, विल मीट अगेन टुमारो, सी यू देयर।